will start the chapter number 12 of social science, civics. The name of the chapter is Indian Constitution. As you know that the Indian Constitution means भारत का संविधान. बेसिक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क जो हमारा कंट्री का है वो स्पेसिफाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. अगर कोई भी फ्रेमवर्क होता है किसी भी कंट्री का तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया जाता है, स्पेसिफाइड किया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पेसिफाई किया जाता है उसमें कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ पावर्स होती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं and structure of all the constituent units of the government like legislature, judiciary, executive also regulates the relation between the organ of the government and the citizens. कि यहाँ पे ये भी बताया जाता है रिलेट होता है गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स के ऑर्गन्स. गवर्नमेंट फॉर्म होती है कि लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ये सब मिलकर ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं. जो सोशल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो मतलब एस्पायरेशन ऑफ द पीपल आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. लोगों की जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड की गई हैं. एंड इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द आइडियल्स द कंट्री एस्पायर टू फॉलो. और इसमें कुछ आइडियल्स भी हैं, कुछ ऐसे आदर्श भी दिए गए हैं जिसको कंट्री क्या करती है, फॉलो करती है, कंट्री के लोग उसको फॉलो करते हैं. अगर हमारे कुछ फंक्शंस नहीं पता होंगी, हमारे राइट्स हमें ड्यूटीज़ नहीं पता होगी तो हम कैसे हो जाएंगे, एकदम फ्री हो जाएंगे. कुछ भी करने के लिए हम मतलब फ्री रहेंगे कि हमें ये भी करना है वो भी करना है. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ राइट्स दिए, कुछ ड्यूटीज़ हैं और कुछ प्रोविज़न्स वहाँ पे मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हम क्या सही है और क्या गलत है. नहीं तो कोई भी अपने लॉ हाथ में नहीं ले लेगा अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता होगा तो, है ना. तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं. द नीड एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो लोग एकदम फ्री रहेंगे कोई भी क्राइम करने के लिए. तो कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है. द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नीडेड फॉर प्रॉपरली रनिंग द गवर्नमेंट. या कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए दिया गया ताकि जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपरली रन कर सके. अब आप जैसे एक स्कूल है, स्कूल का कुछ अपने फंक्शंस होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. तो हमें पता है कि ये इसके रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं और हमें को इसको ही फॉलो करना है. नहीं पता होंगे तो कोई भी, अगर आपका कोई भी क्लास चल रही है तो आप तो उठ के बाहर, है ना. तो इसी तरह क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली रन कर सके. यहाँ पे डिफ़ाइन किए गए हैं कुछ रूल्स एंड फंक्शंस, किसके, लेजिस्लेचर के, जुडिशरी के एंड एडमिनिस्ट्रेशन. और ये इंश्योर किया जाता है कि ये बैलेंस में है कि नहीं, इनमें कोऑर्डिनेशन है आपस में कि नहीं. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज़ें एब्सेंस होंगी, है ना, ये सब अगर चीज़ें एब्सेंस होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा. पूरी पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाएंगे ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स के बीच में. तो फंडामेंटल एंड राइट्स का कॉन्स्टिट्यूशन में होना बहुत ज़रूरी होता है. यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड राइट्स सिटीज़न के लिए स्पेसिफाइड किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में ताकि ये हम पीपल्स जो हैं अच्छे से वर्क कर सकें. इट कैन बी सेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ वेरी बेस ऑफ द गवर्नमेंट. और हम ये भी कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस है हमारी गवर्नमेंट का. कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेड टू बी अ डॉक्यूमेंट. हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंटेन होता है लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, ताकि प्रॉपरली किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट रन कर सके, है ना, प्रॉपरली रन कर सके. कुछ जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल की टाइमिंग जो है 7 AM है, अगर आप उस टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा, पनिश किया जाएगा कि आप पंक्चुअल नहीं है टाइम को लेकर. तो कोई भी गवर्नमेंट अगर प्रॉपरली रन करना चाहती है तो वो उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही रन कर सकती है. द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसल्टेड एंड टुक यूजफुल प्रोविजन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेवरल कंट्रीज. और जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उन्होंने कंसल्ट करके और अदर कंट्रीज़ के कुछ प्रोविजंस लेकर ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया.
कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए गए थे किससे, आयरलैंड से। फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिए गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जो कॉन्सेप्ट था फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स इज टेकन बाय द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर फ्रीडम मूवमेंट, अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रीली चलाना है तो उसका डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा, उसके डेवलपमेंट पे उस चीज़ का बहुत असर पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशनल एंड कमेंट्रीज जुडिशियल जजमेंट एंड व्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ऑल्सो फ्रॉम द बेसिस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रेडिशंस और कमेंट्रीज, जुडिशियल जजमेंट्स एंड व्यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान बनाने वाले एक्सपर्ट्स थे उनके भी व्यूज़ इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैंगे, उसको वो बेसिस हैं इसके। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का फॉर्मेशन, ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कैसे बनी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड किया गया था बाय अ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो फॉर्म्ड हुई थी म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द लीडर्स, उन लीडर्स के म्यूचुअल कंसेंट से विद द फ्रीडम मूवमेंट, किसके साथ, फ्रीडम मूवमेंट एंड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। द बेसिस ऑफ दिस वॉज कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। जो बेसिस था इस कैबिनेट मिशन प्लान का वो 1946 में बनाया गया। अब कैबिनेट मिशन जो 1946 में था वो क्या था, ये एक डेलीगेशन था जिसमें कंप्राइजिंग 3 मेंबर्स ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, जिसमें ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मेंबर्स थे। ऑन द बेसिस ऑफ द कैबिनेट मिशंस सजेशन मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर इलेक्टेड इन जुलाई 1946। और इस कैबिनेट मिशंस के सजेशन पे ही मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के इलेक्ट किए गए थे इन जुलाई 1946। इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स जो थे उन्होंने भी कैबिनेट मिशन का ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया था। The country was administrated on the basis of the Government of India Act 1935. During the period from formation of the Constitution, it is enacted. जो भी कंट्री के मतलब जो भी कंट्री रहती है कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है वो बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट रहता है। अब इंडिया का जो एक्ट था 1935 में स्टार्ट हुआ, उस टाइम पे जब फॉर्मेशन हुआ था किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। अब हम आते हैं द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के वो इलेक्टेड किए गए थे प्रोविजनल असेंबलीज के मेंबर्स के द्वारा। 292 मेंबर्स जो थे प्रोविजनल असेंबलीज के, 93 नेटिव princely states during the British rule. Certain princely states were under the rule of rajas and maharajas and not under the direct administration to the British rule. ये direct एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था ब्रिटिश रूल के हाथों में। देयर वर मैनी स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स एंड बिग स्टेट्स, छोटे छोटे स्टेट्स भी थे, बड़े बड़े स्टेट्स भी थे, जैसे कश्मीर, हैदराबाद, ग्वालियर, पटियाला, मैसूर, बड़ौदा एंड त्रावणकोर। और 4 जो चीफ कमिश्नरीज थी इसकी और इसके मेंबर थे 398। जो नंबर ऑफ द मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के वॉज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। कैसे डिसाइड किए जाते थे, पॉपुलेशन के बेसिस पे। जनरली 1 मेंबर 10 लाख पॉपुलेशन के बीच में से चुना जाता था, इलेक्ट किया जाता था। और नंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली आफ्टर द पार्टीशन वाज 299। और जो नंबर ऑफ मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के पार्टीशन के बाद 299 थे। एज अ मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग डिडंट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। और जो मुस्लिम लीग के लोग थे, मेंबर्स थे, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे इस कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। अब जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की वॉज रिलेटेड विद द नेशनल मूवमेंट। किससे रिलेटेड थी, नेशनल मूवमेंट से। तो जो फॉर्मेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का, उसका रिजल्ट क्या आया, स्वराज बिल, जो किसके डायरेक्शन में पास किया गया, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इन 1895। जो स्टेटमेंट था महात्मा गांधी का 5 जनवरी 1922 में ये था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी एज पर द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके विशेस पे बनेगा, पीपल ऑफ इंडिया, लोगों के विशेस पे, यानी हम जैसे भारतीयों के इच्छाओं पे, डिज़ायर पे ही ये कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। नेशनल कन्वेंशन ऑफ फरवरी 1924, जो नेशनल कन्वेंशन है फरवरी 1904 में, उसके चेयरमैनशिप मिली तेज बहादुर सप्रू को।
एंड द डिमांड इन द पटना कन्वेंशन ऑफ स्वराज दल इन मई 1934, और डिमांड रखी पटना कन्वेंशन ने स्वराज दल की इन 1934. नाउ the member of the Constituent Assembly could not elect directly by the adult franchise. Therefore, as a practical solution, provincial assemblies were utilized as election bodies. जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, वो एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते थे. एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जहाँ पे वोटिंग का राइट होता है. तो ये कैसे होता था, एक प्रोविजनल असेंबलीज जो थी वो इलेक्शन बॉडीज़ का यूटिलाइज करके इनको इलेक्ट करती थी. अब कुछ प्रोमिनेंट लीडर जो थे फ्रीडम मूवमेंट में एसोसिएटेड थे, जो उसमें से थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम, श्याम प्रसाद, ऐसे बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे थे जिन्होंने फॉर्मुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था. और इन्होंने अपना बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस भी इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में दिया था. इसका फॉर्मेशन जब हो रहा था उसमें इन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया. एंड फ्रैंक एंथोनी जो थे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को, एंड HP मोदी जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे पारसी कम्युनिटी को. अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड के मुंशी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स थे. एंड सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित ये वुमेन रिप्रेजेंटेटिव थी, एंड BN राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे. देन फर्स्ट मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की थी वॉज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946. कब रखी गई? 9 दिसंबर 1946, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इलेक्ट किया गया एज अ चेयरमैन, ताकि वो मीटिंग को प्रिसाइड कर सके, मीटिंग कर सके. एंड सेकेंड मीटिंग जो थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें चेयरमैन बनाया गया. फर्स्ट मीटिंग जो थी वो टेम्परेरी मीटिंग थी, बट जो सेकंड मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की दैट वाज अ परमानेंट मीटिंग. ये एक परमानेंट मीटिंग थी, और इसका जो परमानेंट चेयरमैन बनाया गया था वो बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 में. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 years, 11 months and 18 days, टोटल 166 मीटिंग्स वर हेल्ड इन 11 कन्वेंशन. और 2 year 11 month and 18 days के इस पीरियड के दौरान 166 मीटिंग्स हो चुकी थी और 11 कन्वेंशन बन चुके थे. द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड हुआ, जो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना वो पास्ड हुआ था 26 नवंबर 1949 को. कुछ सर्टन प्रोविज़न जो थे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे रिस्पेक्ट ऑफ सिटीज़न, इलेक्शन एंड इंटरिम पार्लियामेंट were adopted with immediate effect, and remaining provision become effective and 26 January 1950, which was called as the date of promulgation of the constitution. तो ये सब कुछ प्रोविज़न इसमें ऐड किए गए. ये डेट थी 26 जनवरी 1950. और जो इम्पोर्टेंट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के, जिन्होंने कुछ प्रोविंसेस एंड सेंट्रल प्रोविंसेस और बैरर और सेंट्रल इंडिया रीजन के भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, रीवा, उसमें जो लीडर थे वो थे पंडित रविशंकर, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, राधा वल्लभ विजयवर्गीय, ठाकुर लाल सिंह, इन सब के नाम हैं. नेक्स्ट इज ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कमेटी को ड्राफ्ट कैसे किया गया. तो ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट एन ईजी टास्क. कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना ईजी टास्क नहीं था, क्योंकि यहाँ पे सब कमिटीज़ थी वर फॉर्म टू फैसिलिटेट ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो फैसिलिटेट ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फॉर्म हो चुकी थी. 10 सब कमिटीज़ रिलेटेड टू मैटर ऑफ प्रोसीजर, मतलब 10 सब कमिटीज़ थी जो रिलेटेड थी मैटर्स ऑफ प्रोसीजर, एंड सब कमिटीज़ जो थी वो रिलेटेड थी मैटर्स ऑफ फैक्ट से. और कुछ इम्पॉर्टेंट सब कमिटीज़ थी जैसे रूल, जिनके मतलब जो रूल्स, बिजनेस, ड्राफ्टिंग कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, कमेटी और फंडामेंटल राइट्स, यूनियन पावर कमेटी, माइनॉरिटी राइट्स, सब कमिटीज़ एट्सेट्रा, ये सब उसमें शामिल थे. टू गिव फाइनल शेप ऑफ द रिपोर्ट एंड सजेशन ऑफ द एबव सब कमिटीज़, अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वॉज फॉर्म. अब ये सब कमिटीज़ थी, इनको फाइनल शेप में देना रिपोर्ट एंड सजेशन के लिए, तो इसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी के अंडर आ जाए. ये सब कमिटीज़ जो थी इस ड्राफ्टिंग कमिटीज़ के अंदर आ जाए, उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर फाइनल
शेप देना पड़ेगा, रिपोर्ट एंड सजेशन देना पड़ेंगे कि कैसे इनको सब कमिटीज़ को ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर लाया जाए। तो उसके लिए चेयरमैन बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अदर मेंबर्स जो इस कमेटी के थे वो थे एन गोपालस्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला और के मुंशी। ये सब जो थे इनको रिप्लेस्ड किया बाय एन माधवराव एंड टी कृष्णमाचारी के द्वारा। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था सबमिटेड हुआ प्रेसिडेंट को, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के प्रेसिडेंट को ये सबमिट किया गया 21 फरवरी 1948 को। देयर आफ्टर डिटेल डिस्कशन वर हेल्ड इन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, और इसके बाद डिटेल डिस्कशन इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हुआ। अब प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स स्टार्टिंग एंड द रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं कि जो इंट्रोडक्शन था कॉन्स्टिट्यूशन का या प्रीफेस जो था वो। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें जो फ्रेमर्स थे, फ्रेमर्स मीन्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया कुछ ऑब्जेक्टिव्स को कॉन्स्टिट्यूशन में। सो ऑल्सो वैल्यूज़ एंड आइडियल्स, और कुछ उन्होंने कुछ वैल्यूज़ और आइडियल्स को भी इनकॉर्पोरेट किया। दिस इज कॉल्ड द एसेंस ऑफ स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कहा गया एसेंस ऑफ स्पिरिट, एसेंस और स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स स्पिरिट मतलब सोल, आत्मा कॉन्स्टिट्यूशन की। इट इज़ रिजॉल्व एंड फीलिंग द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्होंने क्या करा, कुछ रिजॉल्व एंड फीलिंग्स जो थी फ्रेमर्स की वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में थी। इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रीएम्बल इट हैज़ बीन इंडिकेटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन फ्रेम्ड एज पर द विशेज ऑफ द पीपल। तो बिगिनिंग में जो इंडिकेशन मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये थे कि इसमें मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें दी गई थी वो किसकी विशेष पे थी, एज पर द विशेज ऑफ द पीपल, उस अकॉर्डिंग इसको फ्रेम किया गया। एंड अल्टीमेट पावर जो थी पीपल की वो भी इसमें फ्रेम की गई। इट हैज़ बीन स्टेटेड दैट इंडिया शैल बी सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और इसके बेस पे ही बताया गया कि इंडिया कैसी होगी, सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, जहाँ पे सिर्फ किसका रूल चलेगा, पीपल का। किसकी सत्ता होगी, पीपल की। गवर्नमेंट बनाने का राइट भी किसके पास होगा, पीपल के पास। तो ये चाहे वो गवर्नमेंट बनाए चाहे वो गवर्नमेंट को ख़त्म कर दे, पूरा राइट किसके पास होगा, पीपल के पास। एज पर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1976 इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड अ सोशलिस्ट सेक्युलर स्टेट। 1976 में इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया सोशलिस्ट सेक्युलर स्टेट के फॉर्म में। टू प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न एंड नॉट ओनली ऑफ द स्टेट। हमारी कंट्री की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना ड्यूटी है हर एक सिटीज़न की, ना कि एक स्टेट की। अगर हम एमपी में रह रहे हैं तो ये एमपी की मतलब जो स्टेट है उसकी ड्यूटी नहीं है कि वो सिर्फ उसको ही यूनिटी और इंटीग्रिटी को, एकता और राष्ट्रीय एकता जो होती है ना, एकता और अखंडता, इसको बनाए रखने की ड्यूटी सिर्फ स्टेट की नहीं है, वो हर एक सिटीज़न की ड्यूटी है। अब कुछ स्पेशल फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन में। वो स्पेशल फीचर्स जो हैं इम्पोर्टेंट वंस आर रिटन एंड लार्जेस्ट। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है विच हैज़ बीन ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जो ड्राफ्टेड किया गया था किसके थ्रू, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा। ये रिटन बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा हुआ है, उसको बदला नहीं जा सकता। आप किसी एक चीज़ को लिख दें और एक चीज़ की बुक बना दें, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का है, जिसमें 395 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल हैं जो 22 पार्ट्स में डिवाइड हैं। 7 आर्टिकल्स हैं, 7 आर्टिकल्स जो लिए गए हैं वो अमेरिका से लिए गए, 147 आर्टिकल्स लिए गए कैनेडियन से एंड 122 आर्टिकल्स हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इट इज़ अ रिजिड सो ऑल्सो फ्लैक्सिबल। ये रिजिड है एंड फ्लैक्सिबल भी है। कॉन्स्टिट्यूशन इज टर्म्ड एज रिजिड और फ्लैक्सिबल ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसीजर अडॉप्टेड फॉर इट्स अमेंडमेंट। If the constitution can be adopted by a simple procedure followed for framing simple laws, it term as a flexible। बहुत ज़्यादा मतलब सिंपल प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के टाइम पे, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। बट इफ़ अ स्पेशल प्रोसीजर इज़ नीडेड फॉर अमेंडमेंट दैन इट इज़ अ टर्म्ड एज रिजिड और इनफ्लेक्सिबल। लेकिन कुछ स्पेशल प्रोसीजर भी
इसको बनाने में ज़रूरी हुए थे, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ये रिजिड और इनफ्लेक्सिबल भी है। नेक्स्ट इज सॉवरेन स्टेट। कंट्री विल डिसाइडेड इट्स ओन फॉरेन एंड डोमेस्टिक पॉलिसी। जो हमारी कंट्री है वो खुद डिसाइड करती है अपने खुद की फॉरेन और डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को। इट इज़ नॉट अंडर एनी फॉरेन रूल एंड इट कैन हैव इट्स ओन पॉलिसीज़ ऑफ द बिहेवियर एट द इंटरनेशनल लेवल। और ये किसी फॉरेन रूल के अंडर काम वर्क नहीं करती है, इसके अपने खुद के पॉलिसीज़ होती हैं और ये उसी बिहेवियर पे ही ये पॉलिसीज़ को फॉलो करती है एट द इंटरनेशनल लेवल। इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी खुद की पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं इंडियन। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। अब हम यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे सोशलिस्ट। By a socialist state is mean that the Indian economy shall be based on the socialist pattern of the society। अगर सोशलिस्ट स्टेट की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी है वो किसके बेस पे है? सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। मिनिमम बेसिस जो इसका मीनिंग ये होता है कि मिनिमम बेसिस जो है एवरी इंडियन का वो पूरा होना चाहिए, शैल बी फुलफिल्ड। सोशलिज्म एज पर द इंडियन कंडीशन शैल बी अडॉप्टेड। सोशलिज्म के बेस पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कंडीशन को अडॉप्ट किया गया है, ये हो गया सोशलिस्ट। देन सेक्युलर। द आइडियल ऑफ द सेक्युलरिज्म हैज़ बीन चेरिश्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आइडियल है सेक्युलरिज्म का वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेरिश्ड किया गया है। इट मीन्स दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल रिलीजियस बिलीव्स, कि यहाँ पे जितने भी इंडियंस हैं उनके रिलीजियस बिलीव्स को, उनके जो धर्म को वो मानते हैं उसको क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे बिलीव्स, बट विल नॉट हैव एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन। लेकिन किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को उस स्टेट रिलीजन का नहीं कहा जाएगा। मीन्स हमने ऐसा नहीं कहा है कि इंडिया किसी पर्टिकुलर रिलीजन का है, नहीं है ना। ये क्या है? सेक्युलर स्टेट है, यहाँ पे हर धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। और इंडिया को भी एक ऐसी सेक्युलर स्टेट इसलिए डिक्लेयर किया गया है क्योंकि यहाँ पे हर धर्म मानने वाले लोग हैं। हम ऐसा नहीं है कि इंडिया को किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए बेस पे डिक्लेयर किया गया। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो किस मतलब इंडिया को यानी किसी भी स्टेट को किसी एक रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया है ना। एवरी सिटीज़न इज़ फ्री टू फॉलो इट्स ओन रिलीजियस एंड बिलीव्स। हर एक सिटीज़न जो है अपने रिलीजन अपने बिलीव्स को फ्रीली फॉलो कर सकता है। कि मतलब अगर आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसके लिए फ्री हैं, आपको कोई भी रोकेगा नहीं उस चीज़ के लिए। फिफ्थ पॉइंट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया। इस सिस्टम के अंडर जो पावर थी एग्जीक्यूटिव की वास्ट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट इज द ट्यूटोरियल हेड। किसके हाथ में थी पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड जो ट्यूटोरियल हेड थे वो थे प्रेसिडेंट। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे वो कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को फॉलो करते थे। इन केस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड इन द पार्लियामेंट द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन। अगर यहाँ पे वोटिंग हो जाती है, नो कॉन्फिडेंस के बारे में बिल पास कर दिया जाता है पार्लियामेंट में, तो जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको रिज़ाइन देना पड़ता है। सिक्स्थ पॉइंट इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एज पर द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज़ अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अगर हम फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो इंडिया क्या है? फेडरेशन ऑफ स्टेट है। दस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ बीन सेटअप इन इंडिया एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में सेटअप हो चुकी है। जो पावर है गवर्नमेंट की वो सेंट्रलाइज नहीं है कि गवर्नमेंट की जो पावर है सिर्फ एक ही जगह केंद्रित होगी, ऐसा नहीं है ना। वन प्लेस एंड डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। अब आपने देखा जो प्राइम मिनिस्टर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, कहाँ? दिल्ली। तो वो सेंट्रलाइज्ड हो गए, तो क्या होगा? तो अब उन्होंने डिवाइड कर दिया कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो हैं, साथ में वो हर स्टेट के लिए उन्होंने अलग अलग चीफ मिनिस्टर भी वो करवाए है ना, इलेक्टेड करवाए होंगे। तो इसलिए जो हमारे गवर्नमेंट है वो डिवाइडेड हो गई सेंट्रल एंड स्टेट्स में, और बोथ जो दोनों हैं इंडिपेंडेंस होके जुरिडिक्शन करते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन और रिजिड है,
कंसिडरेबल एक्सटेंट एंड इट्स सुप्रीम, और वो बहुत सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर है। हमारे संविधान को प्रोटेक्ट कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करती है। और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि इंटरप्रीट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन एंड डिसाइड कॉन्स्टिट्यूशन डिस्प्यूट्स अराइजिंग बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं उनका, और वो डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स को जो सेंटर और स्टेट के बीच में हो रहे हैं। 7th पॉइंट इज इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी, यानी फ्री और बिना भेदभाव के। जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट एंड हैज़ पावर टू इंटरप्रेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। यानी जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है, उसके पास पावर है इंटरप्रेटेड करने की कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड फंडामेंटल राइट्स जो हैं सिटीज़न के, मतलब हम नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो अधिकार हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करना भी जुडिशरी का ही काम है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पास पावर है टू रिव्यूज़ लॉ, अपने लॉ को रिव्यू करने की। देन नेक्स्ट इज suitable provision has been made in the constitution to ensure impartial functioning of the judiciary। अभी तो इंडिपेंडेंटली वो ये कर सकती है। नेक्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाए जा चुके थे जिससे जुडिशरी को क्या हुआ, इम्पार्शियल फंक्शन किए जा सके, है ना। जुडिशरी क्या कर रही है, इम्पार्शियल फंक्शन कर सके, इसलिए भी जुडिशरी क्या करती है, इम्पार्शियली फंक्शन करती है। इम्पार्शियली ऑफ द जुडिशरी डिपेंड ऑन द मैनर ऑफ द रिक्रूटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द जजेस, देयर वर्किंग एंड सर्विस कंडीशन। तो इम्पार्शियली जुडिशरी क्या करेगी, डिपेंडेंट होती है मैनर ऑफ द रिक्रूटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द जजेस को रिमूवल करने के लिए भी, और उनके वर्किंग और सर्विस कंडीशन को रिमूवल करने के लिए भी जुडिशरी इम्पार्शियली फंक्शन करती है। जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो प्रेसिडेंट के थ्रू कोई प्रोसीजर होती है, प्रेसिडेंट ही उनको इलेक्ट करते हैंगे प्रोसीजर करके पूरी, फिर उसके बाद बट द प्रेसिडेंट डजंट हैव द पावर टू रिमूव दैम। आप एक बार जब किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को आप इलेक्ट कर लेते हो, प्रेसिडेंट ही उनको इलेक्ट करता, अपॉइंट करता, लेकिन उनके पास पावर नहीं है कि उस जज को हटा सके। और जो सैलरी और अलाउंसेस होते हैं जज के, कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग देयर टेन्योर इन द ऑफिस। और हर टेन्योर में ऐसा नहीं है कि उनकी सैलरी को रिड्यूस किया जा सके। ड्यू टू दिस प्रोविज़न द जुडिशरी इज़ फ्री फ्रॉम एनी प्रेशर ऑफ द एग्जीक्यूटिव। और इसी प्रोविज़न के थ्रू जुडिशरी क्या है, फ्री है किसी भी प्रेशर और किसी भी प्रेशर ऑफ द एग्जीक्यूटिव के, मतलब कोई भी एग्जीक्यूटिव उन पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डाल सकता। 8th पॉइंट इज़ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। जो डेवलपमेंट है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट है सिटीजन्स का, उसके लिए क्या ज़रूरी है, हमें हमारे अधिकार का वो पता होना ज़रूरी है, तभी तो हम अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे। कि हमें पता है कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है तो हमारा डेवलपमेंट होगा। तो फंडामेंटल राइट्स उसी तरफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि सिटीजन्स का डेवलपमेंट हो सके। देयर इज़ अ प्रोविज़न फॉर फंडामेंटल राइट्स फॉर अ सिटीज़न। और फंडामेंटल राइट्स में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न दिया गया। इन केस दे आर वायलेटेड सिटीजन हैड द राइट टू अप्रोच द हाई कोर्ट। अगर वायलेटेड का कोई केस है तो सिटीजन क्या है, अप्रोच कर सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी दीज फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड। लेकिन इमरजेंसी पीरियड में ये फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड भी किया जा सकता है। और कितने राइट्स हैं आपको पता है, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन? 6. Now the provision of the fundamental duties of the citizen was added in the constitution. जैसे fundamental rights constitution में added है, उसी तरह से कुछ fundamental duties भी हैं जो added की गई हैं constitution में। In 42nd amendment of the constitution in 1976 11 fundamental duties को constitution में specified किया गया है। कुछ fundamental duties के बारे में बताते हैं आपको। To abide by the constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and national anthem। यानी constitution में जो बताया गया वो ये है कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस को, कौन से, गवर्नमेंट, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को, और जो नॉबल्स आइडियल्स हैं, है ना, जिन्होंने अपनी लाइफ का मतलब फ्रीडम में स्ट्रगल किया, है ना, और प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी को इंडिया की।
और डिफेंड करना चाहिए कंट्री को, रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल अपॉन टू डू सो, जब भी वक्त आए तो ऐसा करना चाहिए। और हमें प्रमोट करना चाहिए हार्मनी को और ब्रदरहुड को, है ना। एंड पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल, चाहे किसी भी जाति भेद भाषा का भी कोई क्यों ना हो, सबको एक दूसरे की भाईचारे के साथ ही रहना चाहिए, है ना। तभी तो हम कहते हैं कि इतना डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारे में क्या बनी हुई है, यूनिटी बनी है। एंड डिग्निटी जो ह्यूमन की है उसको भी बनाए रखने चाहिए, है ना। और हमें रिच हेरिटेज जो है हमारे इंडिया के, उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको भी वैल्यू करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को भी, जैसे फॉरेस्ट, लैक, रिवर्स और वाइल्ड लाइफ है, उनको भी प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना चाहिए। साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, इन सबको भी डेवलप करना चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना चाहिए कि लड़ाई झगड़े में पता चला पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया, तो ये सब नहीं होना चाहिए। एंड टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स of the individual and collective activity, so the nation constantly rise to higher level of the endeavor and achievement। अगर ये सब चीज़ों को हम लेके चलेंगे बहुत अच्छी तरह से, तो हमारे बहुत जो हमारा नेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाएगा, है ना। और जो चीज़ें अचीव करना चाहते हैं वो अचीव होने लगेंगी। एंड 11th पॉइंट जो है कि who is a parent or the guardian to provide opportunities for education to his child, or the case may be born between the age of 6 and 14 years। और हर एक पेरेंट्स को और गार्डियंस को एक एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए अपने बच्चों को, जब तक वो 6 से 14 साल के हैं, तब तक तो बहुत ज़रूरी है एजुकेशन देना। 9 पॉइंट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट। अब 4th पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ बीन डिस्क्राइब। उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है गवर्नमेंट के वो डिस्क्राइब किए गए हैं, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहा गया है। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसमें गाइडलाइन है, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम फॉर मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी के कुछ गाइडलाइन है प्रिंसिपल की, किसके लिए, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम के लिए। ऑल्दो दीज प्रिंसिपल्स कैन नॉट बी डायरेक्टेड बाय एनी कोर्ट, और ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो कोर्ट के थ्रू डायरेक्ट नहीं होते, बल्कि दे आर फंडामेंटल इन द गुड गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। बल्कि ये कैसे डायरेक्ट होते हैं, हमारी कंट्री की अच्छी गवर्नमेंट के थ्रू ही ये डायरेक्ट होते हैं, तभी तो हर एक सिटीजन सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग होगा। थ्रू दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू सेट अप अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। इसलिए ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो अटेम्प्ट किए गए, बनाए गए ताकि स्टेट के वेलफेयर हो सके। 10th point is universal adult franchise। The Constitution has given the right to vote all its citizens। Constitution ने राइट दिया है सबको, सिटीजन को, किस चीज़ का, वोटिंग करने का। एडल्ट फ्रेंचाइज का मीनिंग होता है कि हर एक एडल्ट जो 18 अबव एज का हो, एक डेफिनेट एज हो उसकी, 18 अबव हो जाए वो, तो उसके पास अधिकार है कि वो वोटिंग कर सके। तभी आपके पास नहीं होगा, है ना। जैसे 18 ईयर्स के होते हैं वैसे ही राइट मिल जाता है हमें वोटिंग का। तो हम चाहे किसी भी रिलीजन के हो, रेस के हो, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ हो, हमारे पास राइट है किसका, वोटिंग का। 11 है सिंगल सिटीजनशिप। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रिंसिपल भी अडॉप्ट किया जिसको नाम दिया गया सिंगल सिटीजनशिप। ही और शी, चाहे ही हो चाहे शी हो, सिटीज़न जो है इंडिया का, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन द कंट्री, यानी वो किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट में फ्रीली रह सकता है। 10 पर्सन लिविंग इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एक्सेट्रा आर नॉट सिटीजन ऑफ दैट स्टेट बट ऑफ इंडिया। अगर हम किसी भी स्टेट में रह रहे हो, चाहे मध्य प्रदेश में रह रहे हो, चाहे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, पंजाब में क्यों ना रह रहे हो, हम ये नहीं कहलाते कि सिटीज़न ऑफ द स्टेट, हम कहलाते हैं सिटीज़न ऑफ इंडिया। सिटीज़न ऑफ इंडिया सीक एम्प्लॉयमेंट एवरीवेयर इन द कंट्री। और हम किसी भी स्टेट के रहने वाले क्यों ना हो, इंडिया के किसी भी स्टेट में हमें जॉब मिल सकती है एंड हम अपने राइट्स को उस स्टेट में भी, इंडियन टेरिटरी में कहीं भी एंजॉय कर सकते हैं। तो जो फ्रेमर्स थे, ये सब बातें हो गई, 11 पॉइंट्स हो गए आपके, है ना। अब आते हैं जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने बहुत वो अवेयर थे इसको लेकर, फैक्ट को लेकर कि लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद द कल्चर एंड रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री, ताकि वो क्या हो जाए, क्लोजली एसोसिएट हो, लोगों की जो लाइफ है वो क्लोजली एसोसिएटेड हो जाए
कल्चर एंड रिच हेरिटेज जो है कंट्री का उसके साथ। आइडेंटिफाई ऑफ अ कंट्री इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और बिलीव्स बट ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन, बिलीव्स एंड फीलिंग्स ऑफ नेशनलिटी। वो ये नहीं चाहते थे कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए कंट्री को कि ये किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, बल्कि किस बेस पे आइडेंटिफाई किया जाए, कल्चर, ट्रेडिशंस, बिलीव्स एंड फीलिंग्स ऑफ नेशनलिटी, यानी राष्ट्रीयता की फीलिंग्स के साथ उनको आइडेंटिफाई किया जाए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मेयरली अ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट बट मच मोर दैन दैट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक सिर्फ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के है, जिसमें हमारे इंडिया का कल्चर, हमारी नेशनल वैल्यूज़ हैं। ये मैन्यूस्क्रिप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें नाइस कल्चर एंड नेशनल हेरिटेज जो कंट्री का है उसको रिप्रेजेंट करती हुई पिक्चर्स हैं। ये पिक्चर्स बताती हैं मोहनजोदाड़ो एंड वैदिक पीरियड के टाइम की फ्रीडम मूवमेंट के ट्रेडिशन को। ये पिक्चर्स बताती हैं बुल सील ऑफ मोहनजोदाड़ो पीरियड, लॉर्ड राम जो रिटर्निंग थे सीता के साथ पुष्पक विमान में लंका जीतने के बाद, जब राम जो थे लंका जीतने के बाद सीता के साथ पुष्पक विमान में अपने घर वापस गए थे, उसको बताती हैं। ये बताती हैं गीता के उपदेशों को जो कृष्ण ने अर्जुन को दिए थे। ये बताती हैं लॉर्ड बुद्धा, महावीर स्वामी, अकबर के बैकग्राउंड को, मुग़ल आर्किटेक्चर को, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, टीपू सुल्तान के हिस्टोरिकल पीरियड को, डांडी मार्च जो महात्मा गांधी ने किया था उसको, और हिमालय को और इंडियन ओशियन को। ये सब पिक्चर्स जो हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई हैं। द चैप्टर नंबर 12 of Indian Constitution is completed. Thank you.